नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत पाठ नंबर 3 दिल्ली के सुल्तानों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले भाग में हम चर्चा कर चुके थे और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और ये NCERT आधारित किताबों पर चर्चाएं होती हैं। कक्षा 6 से 12 तक के किताबों पर हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। ये चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक अभियान किए थे। अगर दक्षिण भारत अभियान के विषय में देखें तो हमने मानचित्र में देखा था, गुजरात में उसने 1298 ईस्वी में अभियान किया था। रणथंभौर में उसने 1301 में हमला किया था और उसके बाद चित्तौड़ में उसने 1303 में आक्रमण किया था। साथ ही साथ मालवा में 1305 में आक्रमण किया, सिवाना में 1308 ईस्वी में और जालौर में 1311 ईस्वी में उसने हमला किया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान अगर हम देखें तो देवगिरी में उसने 1296 और 1307 दो बार आक्रमण किया। वारंगल में 1309 ईस्वी में आक्रमण किया। जबकि द्वार समुद्र में मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में आक्रमण किया मलिक काफूर के नेतृत्व में। जबकि पांड्य शासन जहां पर था वहां पर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान किया गया और देवगिरी पर उसने 1313 ईस्वी में अभियान किया। है इसके अनेक सेनापतियों ने इस नेतृत्व की कमान संभाली। अगर दक्षिण भारत में देखें तो मुख्य रूप से मलिक काफूर ने ही इन सब युद्धों का नेतृत्व किया था। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से खिलजी एवं तुगलक वंश के समय के अंदर प्रशासन कार्य होता था। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। अनेक विश्वसनीय चाहिए थे, प्रशासक और सूबेदार चाहिए थे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बांदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई वह एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के समय जैसे कि आप लोगों ने देखा, गुलामों को बंदगा कहते थे फारसी भाषा में, और ये गुलाम खरीदे तो जाते थे, साथ ही साथ ये गुलाम अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद पर सुशोभित होते थे। कई गुलाम तो ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन चलाया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बेटों से बढ़कर गुलाम भी हुआ करते थे। उस समय सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आ रहा है? उसके बाद हम देखें, खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। बंदगा मतलब गुलामों का इस्तेमाल करते रहे। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पदों पर रखे जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा होने लगा। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तान
के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन में बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच क्या हो जाता था, टकराहट शुरू हो जाती थी। अगर हम बात करें गुलामों की तो सुल्तान क्या करते थे, सुल्तानों के द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। जबकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी जन किस प्रकार के थे उसके विषय में यहाँ पर एक चर्चा की गई है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक एक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाज नामक एक नाई, मनका तख्वाब नामक एक बावर्ची और लड्डा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने इस नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असमता के उदाहरणों के रूप में किया है। ये कोई तथ्य वो नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। आप कक्षा 7 एनसीईआरटी के माध्यम से इन तथ्यों को देख रहे हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो योग्यता के अनुसार ही यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्थान मिल रहा था। जबकि यही काम किया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, और जबकि उसके अनेक जो दरबारी कवि थे या लेखक थे या अधिकारी थे वो इस बातों से क्या थे, नाराज थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब किसी एक सूबेदार को एक निश्चित इलाका दिया जाता था। इलाके इक्ताक कहलाते थे। इलाके क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। जो इन इक्ता की देखभाल करता था, इलाकों की देखभाल करता था, उसे इक्तादार कहा जाता था या मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो इक्तेदार थे वो अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे और साथ ही साथ वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ता इलाके के राजस्व की वसूल करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों की तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उसका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूला है या और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब राजा इस बात का ध्यान रखते थे कि जो उसके द्वारा मुक्ति या नहीं सूबेदार रखे गए हैं, इक्तेदार रखे गए हैं, वह जो कर वहाँ पर निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर कर लें और साथ ही साथ जितनी सेना उसे रखने की परमिशन थी उतनी ही सेना वह रख सकते थे। जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सावंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थायी सामंतों के द्वारा कर लगाने का अधिकार क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थानीय सामंतों से कर लेने का अधिकार किसके शासनकाल में छीन लिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर चुकाने को बाध्य
किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। नंबर 1 कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। खराज किसान की उपज का लगभग 50% होता था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने कर प्रमुख रूप से थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 3 कर प्रमुख रूप से थे, खराज, मवेशियों पर और घरों पर। खराज क्या था? किसान की उपज का 50%, मवेशियों पर और घरों पर। घरी कर और चरी कर कहा जाता है। चरी कर मतलब मवेशियों के चरने का कर। घर कर मतलब घरी कर मतलब घरों को बनाने के लिए लिया जाने वाला कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना क्या था, कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। देखें, सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी, देखें, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में करीब 8 वर्ष तक काजी के पद पर रहा। ये क्या लिखता है सरदारों के विषय में? सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुटा में। भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। पोला मतलब छोटा नहीं होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक दूसरे से गुथे होते हैं और उन पर आग का भी असर नहीं होता है। कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होता है जो बांस है। इन जंगलों में सरदार रहते हैं। इसके बीच किले की प्राचीर का काम करते हैं। ये बांस के जंगलों के बीच में सरदार लोग रहते हैं जो एक किले की प्राचीर का काम करते हैं और इस दीवार के घर में ही उनके मवेशी और फसल रहती है। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता है। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। ये आपके बताया गया था कि किस तरीके से गंगा के मैदानों में या उसके आसपास बांस के जंगलों में या अन्य जंगलों में सरदार लोग अपना स्वतंत्र शासन फिर से जमा लेते थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसने धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, मतलब आक्रमण हुए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। आप देख पा रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में देखें तो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 2 बार हमले किए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने बार हमले किए? 2 बार, 1299 और 1302 और 3 में भी इन्होंने फिर से आक्रमण किया। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। उसके बाद
हम देखें, एक तो हमला हुआ 1299 और 1300 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जबकि दूसरा हमला हुआ 1302-3 ईस्वी में। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना को की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसे ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका एक क्या था, आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें, इसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गरीसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में हमने देखा था कि कहाँ सिरी नामक एक शहर बनाया। गरीसर शहर मतलब एक किलेबंद शहर बनाया। नया गरीसर शहर बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुन्हा के वो निवासियों से खाली करवा वहाँ सैनिक छावनी बनवा दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। जबकि मोहम्मद तुगलक के समय में सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सुल्तान ने क्या किया, अतिरिक्त कर लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में भी क्या हो गया, अकाल पड़ गया। उसके बाद देखें, अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन तय किया। प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में नगद वेतन देना प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के रूप में दिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली की चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का संरक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजा मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई और ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोना चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और तमाम इस टोकन मुद्रा से ही क्या करते थे, अपना जो भी काम करना होता था उसे चुकाते थे, टोकन मुद्रा को चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। उसके बाद देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल हुए थे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक क्या किया, सामना किया। 1299 और 1302-3 में 1299 और 1300 में लगभग जो 2 आक्रमण हुए थे, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम क्या हुए, बेहद असफल हुए। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से भी विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आए और मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी क्या लेनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी या नहीं। एक ऐसा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सुशिक्षित व्यक्ति था, सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन इसने जो भी फैसले लिए वह इसके पक्ष में नहीं रहे और इसीलिए इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इन तमाम असफलताओं की गिनती
करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के लिए अभियान की योजना बनाई थी। आप समझ सकते हैं कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बार बार मंगोलों के आक्रमण से यहाँ लूट मार त्रासदी फैलती थी, उसे रोकने के लिए उसने उन्हीं के इलाके में जाकर उन पर आक्रमण करने की सोची। यह भी एक बड़ी बात थी। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रशिक्षित था, वह वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। उसके बाद देखें आगे कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हाल रहा। तालिका 1 को फिर से देखा, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी क्या हुए, उभर करके आए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी। मतलब 1540 से 1555 तक हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, जिसका शासनकाल क्या है 1540 से 1545 ईस्वी है, और तक चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्य वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके आधार पर अकबर ने अपने सूबों में प्रशासन का कार्य किया या किस शासक के आधार पर। तो शेरशाह सूरी के आधार पर दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य पर किसने अकबर ने अपना साम्राज्य को गठित किया। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, जल्दी से इस वीडियो को अंत करने का काम करेंगे। 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज में 3 वर्गों में विभाजित किया गया था: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्ग कौन कौन से थे? प्रार्थना करने वाला यानी पुजारी वर्ग, युद्ध करने वाला सैनिक वर्ग और खेती करने वाला कृषक वर्ग। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभर कर आया। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। जो नया समूह उभर करके आया उसे क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा जाता है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं
कि दीनहीन अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तक ये कुलीन वर्ग के लोग नाइट कहलाना चाहने लगे। इस प्रकार से कक्षा 7 NCERT पाठ नंबर 3 दिल्ली के सुल्तानों के विषय में हमने चर्चा की। ये चर्चाएं लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जारी रहेंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय